हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने कार्ल मार्क्स को उनकी बुक्स को, कार्ल मार्क्स के कुछ बेसिक आइडियाज को हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव है। और कार्ल मार्क्स के विचारों को हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक युवा मार्क्स के विचार हैं, दूसरा प्रौढ़ मार्क्स के या साइंटिफिक मार्क्स के विचारों को देखेंगे। तो इस तरीके से हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को देखेंगे कि जो मार्क्स ने जो विचार अपने दिए हैं, उन विचारों पर या उन विचारों को कार्ल मार्क्स ने किससे ग्रहण किया है, किससे एक्सेप्ट किया है। तो उन्हीं के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स पर प्रभाव किन किन विचारकों का पड़ा हुआ है, इन्फ्लुएंस ऑन कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले बात करें तो कार्ल मार्क्स पर जर्मन दार्शनिक हीगल का प्रभाव है, आपको देखने को मिलेगा। तो हीगल से इसने द्वंद्ववाद की पद्धति एक्सेप्ट किया है। फायरबाख को ये कहता है कि फायरबाख का जो भौतिकवाद है ये गंदा भौतिकवाद है। फिर फ्रांसीसी समाजवादी जैसे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, प्रूंधो, चार्ल्स फूरियर, है ना, इन सब से इसने क्या लिया है, क्रांति संबंधी विचार या कह लें कि साम्यवाद का विचार इसने लिया है। फिर आगे चल के ये लेता है ब्रिटिश समाजवादियों से, और ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ता है। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री और ब्रिटिश समाजवादियों से इसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत लिया हुआ है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। आगे हम देखेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, कि एक एक करके सारी चीजों को हम समझने का प्रयास आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि हीगल का प्रभाव है कार्ल मार्क्स के ऊपर, और फायरबाख का है, इसके साथ साथ फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव है। फिर एडम स्मिथ या डेविड रिकार्डो जैसे जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, उनका भी प्रभाव आपको कार्ल मार्क्स के विचारों पर दिखाई देगा। फिर स्पष्ट रूप से निस्बेट कहता है कि कार्ल मार्क्स ने तीनों तत्वों को मिला दिया है, जिसमें जर्मन दर्शन हीगल का विचार, फ्रांसीसी राजनीतिक विचार जिसमें प्रोधो, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, इंग्लिश अर्थशास्त्र का विचार, इसने ये तीनों के विचारों को क्या किया है, इसने मिला दिया है। जर्मनी के दर्शन को, फ्रांस के राजनीतिक विचारों को और इंग्लिश अर्थशास्त्र को मिलाने का काम जो है कार्ल मार्क्स ने किया है, ऐसा निस्बेट कहता है। तो कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। पहला वाला पॉइंट तो खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के दर्शन में किन किन का प्रभाव पड़ता है, हीगल का प्रभाव है, फायरबाख का है, या फ्रांसीसी समाजवादियों का है, या ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का। इस तरीके से अलग अलग लाइनें आपको एग्जाम में दे देता है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन कौन से विचार जो है, कौन कौन से आइडियाज हैं जिसको अलग अलग तरीके से मार्क्स ने एक्सेप्ट किया है। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर हीगल एंड फायरबाख, फ्रेंच सोशलिस्ट एंड ब्रिटिश सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। तो इन सारे विचारों का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के ऊपर दिखता है। यहां पर निस्बेट कहता है कार्ल मार्क्स कंबाइंड द थ्री एलिमेंट्स, जर्मन फिलोसफी पहला एलिमेंट है, फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट दूसरा एलिमेंट है, एंड इंग्लिश इकोनॉमिक्स जो है तीसरा एलिमेंट। इस तीन एलिमेंट्स को कार्ल मार्क्स ने मिला दिया है अपने विचारों में। तो इन्हीं चीजों को हम एक एक करके आज समझेंगे, और उससे पहले हमें कुछ चीजों को और समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स के विचारों में और क्या बृहद रूप में या फिर कह लें डीपली और क्या चीजें देखने को मिलती हैं। हीगल से कार्ल मार्क्स ने यह विचार ग्रहण किया कि इतिहास जो है निरंतर और युक्ति युक्त विकास हो रहा है, ठीक है। तो इतिहास का क्या हो रहा है, इतिहास का निरंतर और युक्ति युक्त विकास हो रहा है, ऐसा हीगल ने बोला था, ऐसा मार्क्स ने भी बोला है, ठीक है। तो जो इतिहास का विकास होता है या समाज आगे बढ़ता है, यानी कि समाज के आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो हीगल से कार्ल मार्क्स ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर एक सामान्य शब्दों में कहें कि हीगल के द्वंद्ववाद को इसने, ठीक है, द्वंद्ववाद या डायलेक्टिकल फॉर्म को इसने एक्सेप्ट किया है हीगल से, कार्ल मार्क्स ने। लेकिन यहां पर समझना आपके लिए एक चीज और जरूरी है कि जहां हीगल के द्वंद्ववाद में चेतना की प्रधानता है, चेतना में संघर्ष होता है या विचारों में संघर्ष होता है, वहीं पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में जो संघर्ष होता है वो चेतना में नहीं बल्कि भौतिक तत्वों में होता है, ठीक है। इस भौतिक तत्वों में संघर्ष होने के कारण समाज आगे बढ़ता है। तो इसने इस संदर्भ में यह भी कहा कार्ल मार्क्स ने कि हीगल का द्वंद्ववाद जो था वो पैरों के बल नहीं था, वो सर के बल खड़ा था, ठीक है।
वो सर के बल खड़ा था, उसको मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। हीगल तो बता रहा है समाज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हीगल समाज के विकास में जो है विचारों को महत्व मानता है कि विचारों के द्वारा क्या हो रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, इसी विचारों में द्वंद्व हो रहा है, इसी आइडियाज में क्या होता है, डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे कि हमारा जो सोसाइटी है या हमारा जो समाज है वो आगे प्रोग्रेस करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि आइडिया में कभी भी द्वंद्व नहीं होता। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मैटर होता है या पदार्थ जो होता है ना, उसमें द्वंद्व होता है जिसके माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है कि हीगल का द्वंद्ववाद थोड़ा सा अलग है और कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद थोड़ा सा अलग है, लेकिन तरीका दोनों का एक ही है कि वाद प्रतिवाद और संवाद यानी संघर्ष के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाना। लेकिन यहां पर जो है हीगल के विचार, जहां पर हीगल के विचारों में जहां आपको विचारों में द्वंद्व दिखाई देगा, तो वहीं पर कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में आपको जो है भौतिक पदार्थों में द्वंद्व दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है दोनों के विचारों में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने जर्मन दर्शन हीगल से द्वंद्ववाद तथा फायरबाक्स से भौतिकवाद लिया है। ठीक है, तो मार्क्स के विचारों में क्या है, मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, तो द्वंद्ववाद इस किससे लिया है, द्वंद्ववाद इसने हीगल से ले लिया है और भौतिकवाद इसने फायरबाख से ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से इसने अपने विचारों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया है। तो ये चीजें आपको सीखनी है, ठीक है, कि द्वंद्ववाद इसने कहां से लिया, हीगल से लिया, भौतिकवाद इसने फायरबाख से लिया। लेकिन ये कहता है कि जो फायरबाख का भौतिकवाद है या फ्यूरबेक का जो भौतिकवाद है वो गंदा भौतिकवाद है, ये चीज ध्यान रखना आप। फ्यूरबाख जो है, ये फायरबाख से भौतिकवाद के अलावा इसने नास्तिकता, धर्म विरोधी विचार भी लिया है कार्ल मार्क्स ने। Karl Marx has taken the idea of history developing continuously and logically from Hegel. ठीक है, Karl Marx has taken dialectics from Hegel and materialism from the Feuerbach from German philosophy. Apart from materialism, he also took the idea of atheism and anti-religion from Feuerbach. कार्ल मार्क्स कहता है कि फायरबाख का भौतिकवाद जो है भद्दा भौतिकवाद है, गंदा भौतिकवाद। ठीक है, इस तरीके से आप कोटेशंस को याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स और हीगल दोनों ने इतिहास की व्याख्या जो है द्वंद्वात्मक पद्धति से की है कि इतिहास में क्या होता है, द्वंद्व होता है, समाज में द्वंद्व होता है, द्वंद्व के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, द्वंद्व के माध्यम से ही इतिहास आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। लेकिन हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में थोड़ा सा अंतर है, जहां हीगल कहता है कि चेतना में द्वंद्व होता है या कह लें विचारों में द्वंद्व होता है हीगल के अनुसार, वहीं पर कार्ल मार्क्स के द्वंद्व में भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होता है, तब समाज आगे बढ़ता है। तो दोनों के द्वंद्व में थोड़ा सा अंतर आपको समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन हीगल का इतिहास जो है, हीगल का इतिहास का वर्णन जो है आदर्शात्मक है। ठीक है, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है तथा कार्ल मार्क्स का इतिहास का वर्णन जो है वो भौतिक है, अर्थात आर्थिक शक्तियों के द्वारा इतिहास का वर्णन जो है कार्ल मार्क्स ने किया है। और हीगल ने जो है इतिहास का वर्णन जो है आदर्श तत्वों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से या चेतना के माध्यम से बताया है कि इतिहास आगे बढ़ता है, इनमें संघर्ष होता रहता है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझने का प्रयास करें। हीगल और मार्क्स, ठीक है, हीगल कह रहा है कि हीगल के द्वंद्ववाद में क्या दिखाई देता है आपको, हीगल कहता है कि समाज जो आगे बढ़ता है, समाज निरंतर क्या हो रहा है, गतिशील है, जिसका कारण क्या है, विचारों में द्वंद्व है या विचारों में संघर्ष है। ठीक है, ये तो हीगल मानता है कि विचारों में संघर्ष होता है जिससे समाज आगे बढ़ता है। लेकिन
वहीं अगर बात करें कार्ल मार्क्स के द्वंद्व की, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी कहता है कि समाज क्या है, निरंतर गतिशील है। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज निरंतर गतिशील होने के साथ साथ समाज अपनी पिछली अवस्था से क्या होता है, पिछली अवस्था से उन्नत उन्नत स्थिति में होता है, पिछली अवस्था से उन्नत स्थिति में होता है। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि जो समाज में ये प्रगतिशीलता का कारण है, समाज में जो निरंतर प्रगति हो रही है, इसका कारण द्वंद्ववाद है, ये भी बताता है। ठीक है, द्वंद्ववाद है, हीगल से लिया इसने। और यहां पर हीगल के विचारों में जहां आपको चेतना में द्वंद्व दिखाई देगा, वहां पर कार्ल मार्क्स के विचारों में अगर यही बात करें तो कार्ल मार्क्स के विचारों में भौतिक तत्वों में, भौतिक या पदार्थों में द्वंद्व होता है, जिससे कि समाज जो है निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके चीजों को सीखना पड़ेगा, हीगल और कार्ल मार्क्स को, हीगल एंड मार्क्स। ठीक है, वॉइस क्लियर हो रही होगी आई थिंक, हाँ यस ठीक है, वॉइस क्लियर है। देखिए आगे, कार्ल मार्क्स फायरबॉक्स मटेरियलिज्म इज अ अगली मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स कहता है कि फायरबॉक का जो मटेरियलिज्म है वो बेकार है, बहुत भद्दा है, अगली है। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड हीगल बोथ हैव एक्सप्लेन्ड द हिस्ट्री थ्रू डायलेक्टिकल मेथड्स, बट हीगल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री इज आइडियलिस्टिक। ये ध्यान रखना, हीगल ने जो इतिहास की व्याख्या की है, जो हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन किया है, वो आइडियलिस्टिक वे में किया है, उसमें आइडियाज को मेंशन किया है। बट कार्ल मार्क्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री इज मटेरियलिस्टिक हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब्ड थ्रू द इकोनॉमिक फोर्सेस। कार्ल मार्क्स पर फ्रांसीसी समाजवाद का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है, तो ये चीज भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे, जिसमें फ्रांसीसी समाजवादियों में कौन कौन आते हैं, कैबेट आता है, सेंट साइमन है, प्रोंधो है ना, ये सब, इन सब के विचारों का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के विचारों पर दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी राजनीति से क्रांतिकारी व परंपरा व रेडिकल परिवर्तन का विचार भी लिया है। तो फ्रांसीसी राजनीति से इसने लिया है रेडिकल परिवर्तन का सिद्धांत, क्रांतिकारी परिवर्तन का सिद्धांत। मार्क्स कहता है जो समाज में परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, परिवर्तन जो है वो क्रांतिकारी तरीके से होना चाहिए, परिवर्तन जो है वो हिंसात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडिया जो है फ्रांसीसी राजनीति से लिया इसने, जैसे फ्रांस की क्रांति में जो चीजें हुई हैं, उन फ्रांस की क्रांति से यह कार्ल मार्क्स प्रभावित है। अब आपके सामने है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और फ्रांस की क्रांति में क्या नारा दिया गया था, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच सोशलिज्म विच इंक्लूड्स कैबेट, सेंट साइमन एंड प्रूधो। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या सॉरी फ्रेंच सोशलिज्म में कौन कौन लोग आते हैं, कैबेट, सेंट साइमन एंड प्रूधो। ठीक है, प्रूधो कहता है कि संपत्ति चोरी है, वो हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे, प्रूधो को, सेंट साइमन को, है ना। कार्ल मार्क्स टुक द रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशंस एंड द आइडिया ऑफ रेडिकल चेंज फ्रॉम द फ्रेंच पॉलिटिक्स। तो ये स्टार बना लेना, ये जो कार्ल मार्क्स के आइडिया में आपको, कार्ल मार्क्स के विचारों में जो आपको रेडिकल चेंजेस का आइडिया देखने को मिलता है, तो वो कहां से लिया गया है, तो वो फ्रेंच पॉलिटिक्स से एक्सेप्ट किया गया है। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स कैबेट के साम्यवाद से प्रभावित था, कैबेट के साम्यवाद से प्रभावित था। इसी कारण ब्रुसेल्स में स्थापित जो कम्युनिस्ट लीग को समाजवादी की अपेक्षा साम्यवादी कहना अधिक उपयुक्त समझा इसने। सेंट साइमन ने श्रम के महत्व को स्पष्ट किया था और कहा था कि श्रम करने वाले को ही जीवित रहने का अधिकार है। तो ये श्रम का विचार जो है सेंट साइमन के विचारों से लेता है, श्रम के महत्व को ये कहां से एक्सेप्ट करता है, तो सेंट साइमन के विचारों से एक्सेप्ट करता है और कहता है कि श्रम करने वाले व्यक्ति को ही जीवित रहना चाहिए, जो श्रम नहीं करता उसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं। Karl Marx was influenced by Cabet communism, which is why he thought
is more appropriate to call the Communist League established in a Brussels communist rather than a socialist. Saint Simon has clarified the importance of a labor and said that only those who work have the right to life या राइट टू लिव। ठीक है, इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत भी दिया था। तो ये बात भी ध्यान रखना कि फ्रेंच जो सोशलिस्ट हैं, फ्रेंच समाजवादियों के विचार से इसने वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार दिया था। अब देखो फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, आप समझेंगे कि फ्रांस में 3 वर्ग थे। ठीक है, एक पादरियों का वर्ग था जो प्राइस थे, दूसरा मिडिल वर्ग था, तीसरा लोअर वर्ग था। ठीक है, 3 क्लास थे फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में क्लास क्या था, डिवीजन था क्लास का। सोसाइटी जो थी वो 3 टाइप्स में डिवाइड थी। तो फ्रांसीसी लोग चाहते थे, फ्रांस की जो पब्लिक थी, आम जनता थी, वो चाहती थी ये क्लास का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाए, है ना। तो इसी डिवीजन को खत्म करने के लिए फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है और इसी क्रांति का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के विचारों पर दिखाई पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि समाज में जो 2 वर्ग बन जाते हैं, अमीर और गरीब, या कह लें बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो इन दोनों वर्गों को समाप्त करना चाहिए। समाज जो है वर्ग विहीन होना चाहिए, समाज में किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कार्ल मार्क्स जो है फ्रांसीसी क्रांति से या फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडिया एक्सेप्ट करता है। फिर आगे चल के प्रोधा ने एक ग्रंथ लिखा, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोधा के ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के उत्तर में कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। दोनों में उल्टा है। ठीक है, अब यहां पर पॉवर्टी पहले है, फिलॉसफी बाद में है, और यहां पर पॉवर्टी पहले है कार्ल मार्क्स में और फिलॉसफी बाद में। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ग्रंथ की रचना जिसका उद्देश्य तत्कालीन जर्मनी विचारधारा को क्रांतिकारी स्वरूप देना था। तो जो कार्ल मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक लिखी, उसका उद्देश्य लिखने का यही था कि जर्मनी में क्या करना है, जर्मनी में ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना है जिससे कि जर्मनी में क्रांति फैल जाए, क्रांति हो जाए, और जर्मनी में जो अराजकता का माहौल है वो बदल जाए, जर्मनी में जो शोषण हो रहा है वो भी समाप्त हो जाए। ऑन दिस बेसिस कार्ल मार्क्स gave the theory of establishing a classless society. In response to Proudhon's book's Philosophy of Poverty, Karl Marx wrote the book Poverty of Philosophy, whose aim was to give a revolutionary form to the German ideology. अब देखिए कार्ल मार्क्स पर, ये तो समाजवादियों का आपने प्रभाव देख लिया, कार्ल मार्क्स पर जो है, मार्क्स पर ब्रिटिश समाजवादी और ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों ने भी अपना प्रभाव डाला था। जैसे कि आगे देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश परंपरागत अर्थशास्त्रियों की रचनाओं से पूंजीवाद व औद्योगिक क्रांति का विचार ग्रहण किया है। तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीपीटी में बोल्ड करके सारा चीज दे रखा है, आप समझदार हैं, इतना आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश के जो परंपरागत अर्थशास्त्री हैं जैसे डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, है ना, इनकी विचारों से इसने पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, है ना, इन सब चीजों को इसने ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। इस धारणा का प्रभाव कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर दिखाई पड़ता है। तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है ब्रिटिश के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से लिया है, खास करके अगर बात की जाए तो डेविड रिकार्डो। ठीक है, British socialists and economists also had a great influence on Marx. Karl Marx adopted the idea of capitalism and industrial revolution from the works of British traditional economists. The influence of this concept is clearly visible on the Karl Marx theory of surplus value. ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत दिया है, सरप्लस वैल्यू की जो थियरी दी है, सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कार्ल मार्क्स ने कहां से एक्सेप्ट किया है, तो ये ब्रिटेन के जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उनसे इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने लिया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत ब्रिटेन के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से लिया है, बेसिकली डेविड रिकार्डो से। फिर आगे
दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है, पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा संसार है और खोने के लिए केवल जंजीरें या बेड़ियां हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो है कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो यूज किया है, तो इसमें ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये एग्जाम में अभी तक नेट में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पूछा गया है। हाँ, दूसरे अदर्स एग्जामों में पूछा गया होगा, हो सकता है। तो इस शब्द का जो नारा है कार्ल मार्क्स ने दिया है, तो ये शब्द कार्ल सेपर के हैं, ठीक है, कार्ल सेपर से ही कार्ल मार्क्स ने लिया हुआ। अब आगे देखिए, जो कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र कार्ल मार्क्स ने प्रोधो से लिया है, ठीक है। प्रोधो एक फ्रांसीसी समाजवादी विचारक है, या कहें तो ये अराजकतावादी विचारक है, अराजकतावाद का पिता भी है प्रोधो, ठीक है। ये कहता है संपत्ति चोरी है, प्रोधो कहता है कि संपत्ति क्या है, चोरी है, संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो अब ये देखो, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये कॉन्सेप्ट कहां आपको देखने को मिलेगा, तो ये मार्क्स के साम्यवाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्क्स कहता है जब साम्यवाद आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो ये विचार जो है प्रोधो से इसने लिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स हैज टेकन द लेबर थ्योरी ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑफ ब्रिटेन डेविड रिकार्डो, खास करके द स्लोगन गिवन बाय कार्ल मार्क्स, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, इज द वर्ड्स ऑफ कार्ल सेपर। तो ये कार्ल सेपर के शब्द थे। कार्ल मार्क्स हैज टेकन दिस फॉर्मूला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, फ्रॉम दिस प्रोधो, ठीक है। तो ये प्रोधो से इसने लिया हुआ है। कार्ल मार्क्स के क्रांति संबंधी विचार तथा राज्य संबंधी विचार जो है वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं। जैसे क्रांति फ्रांस में हुई है वैसे ही क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों में दिखाई देती है। तो फ्रांसीस या क्रांति संबंधी विचार कार्ल मार्क्स ने कहां से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहां से लिया है, ऑगस्टीन थियरी से लिया है। तो ये कभी कभी मैचिंग के लिए दे सकता है, खास करके पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप प्रिपरेशन को सही मायने में एक मल्टी डायमेंशन में रखिए, ठीक है। आप एक फोकस होके मत पढ़िए कि हमें नेट पे ही ज्यादा जाना है ना। अगर आपने बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखे हो आप, तो आप पीजीटी की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। नेट की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप पीजीटी भी ट्राई कीजिए। और आप अगर सोचो अगर नेट खाली करके आप क्या कर सकते हो, है ना, नेट करना, नेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट कोई नौकरी नहीं है ना। तो आपका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेना, अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी पाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेना। तो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाने के लिए या वित्तीय स्थिरता पाने के लिए अपने जीवन में कोई ना कोई आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम का हो, तो वो आप उसमें इस पॉलिटिकल साइंस का यूज करें। आप भले नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई करें दूसरे भी एग्जाम के लिए, खास करके जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की भी तैयारी कर लें साथ के साथ, या उसकी अलग से तैयारी करें, है ना। वो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ कितनी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद शब्द किससे लिया है, केबेट से लिया है। श्रम सिर्फ गरीब की संपत्ति होती है, यह विचार इसने कार्ल मार्क्स ने केबेट से लिया हुआ है। तो ये भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो रेड एंड हाईलाइटेड में दिखेगा। कार्ल मार्क्स आइडिया ऑन revolution and the state influenced by the French Revolution. Karl Marx has taken the theory of class struggle from Augustine theory. Karl Marx has taken the world communism from the Cabot. Karl Marx has taken the idea that labor is the property of poor only from the Cabot. अब ग्रे के अनुसार सामान्य व्यक्ति के लिए मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के मूल्य के सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये ग्रे का स्टेटमेंट है, आप इनको जरूर याद रखें। खास करके आरपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो उस एग्जाम में
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोफेसर लास्की का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको DSSB के एग्जाम में, यूपी पीजीटी के एग्जाम में लास्की के खूब सारे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो लास्की रिलेवेंट है, लास्की के स्टेटमेंट आप जहां पे भी दिखे आप उनको याद करने या समझने का प्रयास जरूर करें। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। आई थिंक ये एग्जाम में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है मुझे इतना याद नहीं है, बट मैंने इसको पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कहीं पे। ठीक है, तो ये लास्की कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को बिल्कुल एक बिखरे हुए की स्थिति में पाया और उसे क्या बना दिया, एक आंदोलन का रूप दे दिया। अकॉर्डिंग टू ग्रे, फॉर कॉमन मैन मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज नथिंग बट रिकार्डोज थ्योरी ऑफ अ वैल्यू। प्रोफेसर लास्की, कार्ल मार्क्स फाउंड द कम्युनिज्म इन अ chaotic state and gave it the form of a movement। अब देखिए हमने कार्ल मार्क्स के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव है वो हमने देख लिया। अब हमारा काम क्या है, अब हम यहां पर बेसिकली कुछ चीजों को एक डिवाइड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे एक मार्क्स के विचार। ठीक है, तो मार्क्स के विचारों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हम युवा मार्क्स के विचार देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे प्रौढ़ मार्क्स के विचार, या इसी को कहते हैं मार्क्स का वैज्ञानिक चिंतन, या कहते हैं इसी को वैज्ञानिक समाजवाद का विषय। ठीक है, तो अब हम पहले पहला देखेंगे युवा मार्क्स के विचार क्या हैं। ठीक है, युवा मार्क्स के विचारों को मानवतावादी और प्रकृतिवादी विचार भी कहा जाता है, यानी कि युवा मार्क्स के विचार में आपको मानवतावाद के विचार दिखाई देंगे, प्रकृति से जुड़ाव दिखाई देगा। फिर आपको युवा मार्क्स के विचारों में क्या दिखाई देगा, युवा मार्क्स के जो चिंतन का आधार है। ठीक है, जो युवा मार्क्स का विचार है वो नव मार्क्सवाद के चिंतन का आधार है, यानी नव मार्क्सवादियों ने युवा मार्क्स के विचारों से क्या लिया है, प्रेरणा ली है। ठीक है, तो अब युवा मार्क्स के विचार आपको कहां दिखाई देते हैं, कौन सी पुस्तक में, तो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में आपको युवा मार्क्स के विचार दिखाई देंगे, जिसे आप पेरिस की पांडुलिपियां भी कहते हैं। फिर अब युवा मार्क्स के विचारों में और क्या दिखाई देता है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे तो एक चीज आपको और अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझ में आएगा। तो युवा मार्क्स के विचारों में हम आप और देखते हैं अलगाव का सिद्धांत। मैं एक बार हिमाचल प्रदेश SET दिया हूं, हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जाम दिया था, वो भी मेरा क्लियर है ना, एक ही बार दिया हूं और एक ही बार में क्लियर है। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब आई थिंक 2018 में पेपर हुआ था या 19 में हुआ था, जब भी हुआ था पेपर, उसके बिहाफ में मुझे इतना एग्जैक्ट डेट नहीं है, 18-19 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये अलगाव का सिद्धांत क्वेश्चन पूछा गया है कि अलगाव का सिद्धांत 4 तरीके से अलगाव दिया है ना, उत्पादन से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, स्वयं से अलगाव। ठीक है, तो 4 तरीके के अलगाव दिया था उसमें, आई थिंक एक 5वां अलगाव कोई और जोड़ दिया था उसमें। तो वो अलगाव जो था उसको आइडेंटिफाई करना था कौन सा सही नहीं है। तो युवा मार्क्स के विचार में आपको अलगाव के सिद्धांत या अलाइनेशन थियरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। आई थिंक नेट में एग्जाम में भी, नेट में भी पूछा गया है ये। ठीक है, तो युवा मार्क्स के विचारों में आपको अलगाव का सिद्धांत दिखाई देगा। फिर युवा मार्क्स के विचारों में आपको स्वतंत्रता की संकल्पना दिखाई देगी। ठीक है, फिर आपको युवा मार्क्स के विचारों में जो है वस्तुओं की जड़ पूजा, यानी वस्तुओं का महत्व ज्यादा दिखाई देगा, ना कि व्यक्ति का महत्व। इस युवा मार्क्स के विचारों में युवा मार्क्स कहता है कि वस्तु का ज्यादा महत्व हो चुका है, ना कि व्यक्ति का महत्व आज के समय में है। क्योंकि यहां पर मार्क्स कहता है कि वस्तुओं की जड़ पूजा में जब ये विचार देता है तो इसमें कहता है कि जो व्यक्ति वस्तु को बनाता है, वस्तु बनाने वाले का महत्व नहीं है, बल्कि उस वस्तु का महत्व ज्यादा है। ठीक है, ऐसा पूंजीवाद आने के कारण हुआ है, वो चीजें हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर युवा मार्क्स के विचारों में आपको थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस का सिद्धांत देखने को मिलेगा, या प्रैक्सिस का सिद्धांत इसे बोलते हैं हिंदी में, अगर आप लिखना चाहें तो प्रैक्सिस का सिद्धांत। मैं नहीं लिख पा रहा था हिंदी में, मुझसे टाइप नहीं हो रहा था प्रैक्सिस का सिद्धांत, तो यहां पर आप प्रैक्सिस का सिद्धांत। प्रैक्सिस का सिद्धांत का मतलब होता है कि सिद्धांत और जो आपने विचार दिए हैं, सिद्धांत प्लस व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों को एक कर देना। ठीक है, इसी कहते हैं प्रैक्सिस। तो प्रैक्सिस का सिद्धांत सबसे पहले जो है अरस्तु ने दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अरस्तु ने दिया था। तो अरस्तु के विचारों से जो है
कार्ल मार्क्स ने ये प्रैक्टिस ऑफ थियरी, ये थियोरी ऑफ प्रैक्टिस एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये यूओ मार्क्स के विचार आज हम पहले हम यूओ मार्क्स के विचारों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक मार्क्स या प्रौढ़ मार्क्स के विचार को। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिकली प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में हमें क्या पढ़ना है वो भी समझ लेते हैं। प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को हम वैज्ञानिक मार्क्स कहते हैं, इसी को हम वैज्ञानिक चिंतन भी कहते हैं, इसी को हम वैज्ञानिक समाजवाद का आधार भी कहते हैं प्रौढ़ मार्क्स के विचार को। प्रौढ़ मार्क्स के विचार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की बाद की जो रचनाएं आती हैं उसमें हमें प्रौढ़ मार्क्स या वैज्ञानिक मार्क्स के विचार दिखाई देते हैं। फिर वैज्ञानिक मार्क्स या प्रौढ़ मार्क्स के विचारों का आधार क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसमें मार्क्स के चिंतन का दार्शनिक आधार माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, मार्क्स के अनुभव मूलक सामाजिक सिद्धांत का आधार है ये। फिर हम आप आगे देखते हैं कि मार्क्स के वैज्ञानिक चिंतन में या मार्क्स के युवा मार्क्स प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में देखते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो मार्क्स के आर्थिक चिंतन का आधार है। फिर हम प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में देखते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। इन सारे सिद्धांतों को हम क्या रखते हैं, किस कैटेगरी में, तो ये चारों सिद्धांत जो हैं ये वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक मार्क्सवाद के सिद्धांत माने जाते हैं। और इधर जो अलगाव के सिद्धांत, स्वतंत्रता की संकल्पना, प्रैक्टिस थियरी, ये सब जो है युवा मार्क्स के विचार, युवा मार्क्स इधर है, और ये चारों जो हैं प्रौढ़ मार्क्स या कह लें साइंटिफिक मार्क्स। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे युवा मार्क्स के विचारों को, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को। द आइडिया ऑफ यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स। ठीक है, दो मार्क्स हैं। यंग मार्क्स में हम पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक एंड नेचरिस्टिक थियरी को, जो नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ठीक है, तो नियो मार्क्सिस्ट थिंकर जो हैं वो यंग मार्क्स से अफेक्टेड हैं, या यंग मार्क्स के आइडिया को नियो मार्क्सिज्म ने एक्सेप्ट किया हुआ है। हम यंग मार्क्स में और देखते हैं, यंग मार्क्स के आइडिया हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, किस बुक में, तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में हमको यंग मार्क्स के आइडिया देखने को मिलते हैं। फिर जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन की थियरी देखते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम देखते हैं, वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर और थियरी ऑफ प्रैक्टिस। ये सब क्या है, ये सब जो थियरी है ये यंग मार्क्स के आइडिया से। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैच्योर मार्क्स या साइंटिफिक मार्क्स देखते हैं, जिसको हम मार्क्स के आइडियाज को हम साइंटिफिक थिंकिंग में रखते हैं, या इसी मार्क्स को हम कहते हैं कि द बेसिस ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म का ये क्या है, बेस है। यंग मार्क्स सॉरी युवा मार्क्स सॉरी मैच्योर मार्क्स, करेक्ट कर लीजिए, मैच्योर मार्क्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन सी पुस्तक में या कौन सी बुक में हमें मैच्योर मार्क्स के आइडिया देखने को मिलते हैं, तो फ्रॉम वर्क्स आफ्टर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बाद की जो रचनाएं आती हैं उसके बाद की पुस्तकों में हमें जो है मैच्योर मार्क्स या साइंटिफिक मार्क्स के आइडिया दिखाई पड़ते हैं, जो कैसे हैं, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से जुड़े हुए हैं, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से जुड़े हुए हैं, जो थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है, जो थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू से जुड़ा हुआ है। तो ये चार थियोरी जो है बेसिकली ये मैच्योर मार्क्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो चारों सेपरेशन है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्टिव, थियरी ऑफ प्रैक्टिस, ये है यंग मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी आगे। एक बार टाइम का इश्यू देख लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग भी, चलिए देखते हैं युवा मार्क्स के विचार, द व्यू ऑफ द यंग मार्क्स। अब देखिए पहली चीज आपको क्या समझना है, सबसे पहले युवा मार्क्स व प्रौढ़ मार्क्स के विचारों में अंतर पाया जाता है, जैसे कि आपने देख लिया है। ठीक है, अब लुई अल्थ्यूजर एक विचारक है और मैक्लेलन दूसरा विचारक है। ठीक है, तो लुई अल्थ्यूजर और मैक्लेलन ने दो प्रकार के मार्क्स को माना है। एक इन्होंने बताया कि एक युवा मार्क्स है
जो आपने देखा, जिसमें अलगाव का सिद्धांत दिखाई देता है आपको। दूसरा प्रौढ़ मार्क्स है, जिसमें मार्क्स के वैज्ञानिक विचार दिखाई देते हैं, जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सरप्लस वैल्यू, है ना, और क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वो प्रौढ़ मार्क्स में आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से लुई अल्थुजर और मैक्लेलन ने कार्ल मार्क्स के आइडिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। चलिए, युवा मार्क्स के विचार हमें उनकी दार्शनिक व आर्थिक पांडुलिपियां, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में दिखाई पड़ते हैं। तो पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युवा मार्क्स के विचार हमें कहां पे दिखाई पड़ते हैं? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 इसमें दिखाई पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें, युवा मार्क्स के विचार जो हैं अलगाव, मानव प्रकृति, नैतिकता, स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात मानवतावादी चिंतन या प्रकृतिवादी चिंतन आपको युवा मार्क्स के विचार में दिखाई पड़ता है। पहला ही क्वेश्चन यहां से बनके तैयार होता है आपका कि युवा मार्क्स के विचार में आपको जो है वैज्ञानिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैज्ञानिक नहीं, बल्कि युवा मार्क्स के विचार में आपको अलगाव का सिद्धांत, मानव की प्रकृति के बारे में और नैतिकता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, इन सब विचारों से क्या है, ये युवा मार्क्स का विचार संबंधित है। फिर आपको युवा मार्क्स के विचार में मानवतावादी चिंतन यानी मनुष्य के ऊपर आपको चिंतन दिखाई पड़ेगा। फिर प्रकृति के ऊपर आपको चिंतन दिखाई पड़ेगा कि प्रकृति के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है। फिर नेक्स्ट है आपका युवा मार्क्स के विचार जो हैं नव मार्क्सवाद के आधार हैं, यानी कि नव मार्क्सवादियों ने, है ना, नियो मार्क्सिज्म ने जो है इस युवा मार्क्स के विचारों को एक्सेप्ट किया हुआ है, या नव मार्क्सवाद के चिंतन का आधार क्या है, युवा मार्क्स है, ठीक है। We find the idea of young Marx in his economic and philosophic manuscripts of 1844 on Paris manuscripts. The idea of young Marx are related to alienation, first point, human nature, morality and freedom. We find humanistic and naturalistic thinking, ठीक है। The idea of young Marx are the basis of neo Marxism. अभी आपने चार्ट में सारी चीजें ऊपर हमने देख लिया था एक चार्ट के थ्रू, है ना। अब पहला देखते हैं अलगाव का सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलिए अलगाव का सिद्धांत देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, ये इसी को द थियरी ऑफ अलाइनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को आप अलाइनेशन थियरी भी कह सकते हैं, इसी को आप सेपरेशन थियरी भी कह सकते हैं, नाम एक ही है, ठीक है। अब देखिए, अलगाववाद से अभिप्राय व्यक्ति की उस स्थिति से है जब वह पूंजी तथा संपत्ति के निजी स्वामित्व से पनपी परिस्थिति में सब मानवीय प्रवृत्तियों तथा गुणों को खो देता है। तो मार्क्स कहता है कि अलगाववाद का मतलब क्या है। मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवाद और निजी संपत्ति का विकास हो जाता है प्रॉपर तरीके से समाज में, और निजी संपत्ति के विकास होने से जो समाज के मानवीय गुण हैं वो समाप्त हो जाएं, या व्यक्ति जो है व्यक्तियों के मध्य जो है विभाजन हो जाए, एक व्यक्ति अमीरों की कैटेगरी में आ जाए, दूसरा व्यक्ति गरीबों की कैटेगरी में आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच जो मानवीय संबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसी को कार्ल मार्क्स कहता है, यही क्या है, अलगाव का सिद्धांत है। तो मार्क्स कहता है अलगाव जो आता है समाज में वो निजी संपत्ति से आता है या पूंजी से आता है, ठीक है। अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने हेगल से लिया है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अलाइनेशन की थ्योरी किससे ली है, हीगल से लिया है, ठीक है। जैसे हीगल ने कहा कि वाद प्रतिवाद के माध्यम से जो चीजें खराब होती हैं वो अलग हो जाती हैं, तो ठीक इसी तरीके से मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीपति होते हैं वो अपने आप को अच्छा समझते हैं और मजदूरों को बेकार समझते हैं और उनको अपनी कैटेगरी से अलग कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Alienation refers to the condition of a person
when he loses all human tendencies and the qualities in the situation created by created by private ownership of the capital and property. Karl Marx has taken the theory of alienation from the Hegel. कार्ल मार्क्स की निम्न पुस्तकों में आपको अलगाववाद का सिद्धांत दिखाई पड़ सकता है, या बहुत सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं जिनमें आपको अलाइनेशन का कॉन्सेप्ट या अलाइनेशन की थियरी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पेरिस की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो 1844 में है, थीसिस ऑन फायरबाख में मिल जाएगा, और जर्मन आइडियोलॉजी। इन 3 पुस्तकों में आपको जो है अलाइनेशन का सिद्धांत या अलगाव का सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। अब मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव अपनी चरम सीमा पर हो जाता है। ठीक है, अब कैसे अलगाव का मतलब क्या है, अब यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे कि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था आती है तो उस पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति जो समाज में अलगाव होता है वो बहुत ही अपनी बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर अलगाव पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, आगे देखिए। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में पनप रहे अलगाववाद को 4 स्तरों में व्यक्त किया है, या 4 स्तरों में एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, कौन कौन से अलगाव की बात करता है, तो मार्क्स कहता है उत्पाद से अलगाव हो जाता है व्यक्ति का प्रकृति से अलगाव हो जाता है, व्यक्ति जो है धीरे धीरे समाज से अलग हो जाता है, एक समय आता है व्यक्ति स्वयं से अलग हो जाता है। तो ये पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के बारे में यहाँ पर कार्ल मार्क्स बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जहां जहां पे आ जाएगी वहां वहां पर व्यक्ति के अंदर अलगाव की भावना आ जाएगी, या कह लें व्यक्ति जो है समाज से धीरे धीरे अलग हो जाएगा। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैं चीजों को आपको समझा सकता हूं। देखिए, मार्क्स कहता है उत्पाद से अलगाव व्यक्ति का तब हो जाता है जब पूंजीवाद आता है। कैसे अलग होता है व्यक्ति, आप एग्जाम्पल के लिए सोचो कि जो दिवाली अभी आने वाली, दिवाली में दिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है, दिए जो बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनते हैं। अब सोचो आपको मिट्टी के दिए बहुत कम देखने को मिलते होंगे, अब आपको चाइनीज दिए देखने को मिलते होंगे, प्लास्टिक के दिए या झालर या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिक गैजेट्स देखने को मिलता है जिसको हम आज, जो हमें आज सस्ते रेट पर मिल रहा है, सस्ते दामों पर मिल रहा है, और मिट्टी का दिया महंगा क्यों मिलता है। ठीक है, महंगा मिट्टी का दिया इसलिए मिलता है क्योंकि ये इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो इससे हो क्या रहा है कि बनाने में जब ये डिफिकल्टी आ रही है, जब कोई भी प्रोसेस टफ होता है तो वो महंगा बिकता है ना। तो आज जो मिट्टी का दिया क्या हो गया है, ये महंगा हो चुका है, तो ये बिकता कम है ना, बिकता क्या ज्यादा है। अब देखो मिट्टी का दिया अब मशीनों से बनाया जा रहा है, पहले हाथों से बनता था, हाथों से जो कुम्हार होता था वो मिट्टी के दिए बनाता था, तो हाथों से बनाने में पहले मिट्टी को गीला करो, फिर लाओ, खोदो उसको, है ना, फिर जा करके बन के एक दिया तैयार होता, फिर सुखाओ उसको, सुखाने के बाद से एक भट्टी में डाल के आग में गर्म करके उसको पकाता था। तो इतना लंबा प्रोसेस होता था। अब लेकिन मशीनें आ गई हैं, अब मशीनें आने से अब क्या होता है, अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस तो सेम होता है, बट जहां पे एक मजदूर, जहां पे एक कुम्हार जो है एक दिन में 100 दिए बना सकता था, आज वही मशीनें एक दिन में लाखों दिए बना रही हैं। ठीक है, तो जो लाखों का प्रोडक्शन हो रहा है वो सस्ते रेट पर होगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आज क्या हो रहा है, आज आपको मार्केट से दिए देखने को कम मिलते हैं, या धीरे धीरे दिए गायब हो जा रहे हैं, और जो दिए आपको दिखाई भी पड़ते होंगे वो दिए आपको कहां से, कौन सी मशीनों से बने दिए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वो दिए जो बने हुए होते हैं दिवाली पर जो आप जलाते हैं दिए वो मशीनों से बने हुए दिए होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप अपने उत्पाद से अलग हो रहे हो। कुम्हार आज आपको बहुत कम दिखाई देगा, कुम्हार का जो व्यवसाय था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अब कुम्हार अपना दूसरा व्यवसाय शुरू कर चुका है। ठीक है, क्योंकि वह अब क्या हो चुका है, इस पूंजीवाद के आने से, इस मशीनों के आने से, इस फैक्ट्रियों के आने से उसका उत्पाद से धीरे धीरे अलगाव खत्म हो चुका है, उसका अलगाव बिल्कुल अपने उत्पाद से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने उत्पाद से धीरे धीरे अलग हो जाता है, ऐसा मार्क्स बताने का प्रयास कर रहा है कि पूंजीवाद के आने के कारण होता है ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर मार्क्स ने अगला बताया कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्रकृति से भी अलगाव हो जाता है उसका। ठीक है, प्रकृति से अलगाव होने का मतलब कि जो व्यक्ति का स्वभाव है, अगर आपकी प्रकृति है कि दिन भर में कोई काम करना, जैसे कि मान लो कोई
कुम्हार है, वो दिन भर में उसकी प्रकृति यह है कि वो दिए बनाने का काम करता है, उसके अलावा उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, वो दिए बनाने के अलावा कोई काम नहीं जानता, है ना। अगर दिए ये बिकना उसका बंद हो जाए, दिए बनाना वो बंद कर दे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपनी प्रकृति से अलग हो रहा है ना। दिए अगर वो तब बनाना बंद करेगा जब दिए की क्वालिटी या फिर दिए में उसके दिए की बिक्री ना हो। तो इस स्थिति में, इस संदर्भ में जो है वो कह रहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है प्रकृति से अपने अलग हो जाता है, या जो उसका स्वभाव होता है उससे अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पूंजीवाद के कारण होता है। पूंजीवाद, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग लगने से क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है, अपना जो पहले नेचर में काम करता था वो काम छोड़ करके अब दूसरा काम, मजदूरी का काम करने लगा है। आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो पहले कुम्हार का काम करते होंगे और आज वो नौकरी करने लगे हैं, ऑटो चलाने लगे हैं, कुछ और काम करने लगे हैं, रिक्शा चलाते हैं या कंपनी में काम करते हैं या कुछ और भी व्यवसाय अपना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ये पता चल गया कि उनकी प्रकृति जो पहले थी वो अब उसमें उनका स्कोप नहीं रह गया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति जब पूंजीवाद का प्रभाव और बढ़ता है तो व्यक्ति का जो है समाज से अलगाव बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है समाज से अलगाव, थोड़ा सा यहां पर भी आप समझेंगे। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के आने से क्या होता है, व्यक्ति जो है समाज से अलग होने लगता है ना, समाज से अलग होने लगता है। आप लोगों ने पहले, मुझे जहां तक अभी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब रात होती थी तो रात को मैं खाना खाने के बाद अपनी दादी से कहानियां सुनता था। ठीक है, किससे कहानी सुनता था? दादी से, या मामा के घर आता था तो नानी से कहानियां सुनता था। ठीक है, क्या आज बच्चे नानी से कहानियां, दादी से कहानियां सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, है ना। बच्चे क्या देखते हैं? डोरीमोन देखते हैं, पोकीमोन देखते हैं, है ना, और कार्टून देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पूंजीवाद आ चुका है। पूंजीवाद ने क्या किया है, व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया है। पहले आप देखोगे कि पहले समाज में 10 लोग बैठ करके बात करते थे आपस में, है ना, लेकिन आज अगर 10 लोग बैठे मिलेंगे तो कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, है ना। सभी अपने मोबाइल फोन में बिजी होंगे, सब अपना गेम खेल रहे हैं, सब अपना पबजी चला रहे हैं, सब अपना कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? समाज से हमारा अलाइनेशन क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि पूंजीवाद आ चुका है। आज आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो पहले हम लोग जाते थे बसों में, ट्रेनों में, तो क्या करते थे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करते थे, पूछते थे आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, है ना, आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। तो इस तरीके से आपस में भाईचारा या सामाजिक जुड़ाव बनता था। लेकिन आज जैसे जैसे फोन आ चुका है, स्मार्टफोन आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पूंजीवाद आ चुका है, तो इसके प्रभाव में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपनी सीट पर जाके बैठता है और अपने कान में 2 ठूठे लगा देता है, ठीक है, ईयरफोन लगा लेता है और अपने में मस्त है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई उससे मतलब नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उससे कोई लेन देना उसका नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पूंजीवाद के आने के कारण हो रहा है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज के आने के कारण हो रहा है। अगर ये तकनीकी या पूंजीवाद नहीं आता तो व्यक्ति पहले के जैसा समाज में रहता और समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता, या फिर जो सामाजिक जुड़ाव था व्यक्ति का जुड़ा रहता था, है ना। आज आज अब देखो अंत में फिर क्या होता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब पूंजीवाद में, जब व्यक्ति अपने आप से स्वयं से अलग हो जाता है ना। तो पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, हमेशा पूंजी के चक्कर में रहता है कि हमेशा पैसा मिले, पैसा मिले। फिर दूसरी बात अगर समझेंगे कि जब व्यक्ति समाज से अलग होता है ना, समाज से अलग होने का मतलब क्या है कि अगर एक चीज और समझे इसमें, कि अगर व्यक्ति, मान लो कि आप परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, परिवार में आपके बच्चे होंगे, बीबी होगी, आपकी वाइफ होगी, है ना, माता पिता होंगे। तो जब आप पूंजीवाद नहीं था तो आप घर में रहते थे, किसानी करते थे, कृषि कार्यों में लगे रहते थे, अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज पूंजीवाद का दौर आ चुका है, तो आप अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं, है ना। फिर आप सुबह जाते हैं और रात को 12 बजे लौटते हैं घर पर। तो आपको न तो अपने बच्चों की देखरेख की खबर है कि बच्चे क्या करते हैं, और जब बच्चे उठते हैं सो करके तब आप ड्यूटी पे चले गए होते हैं, और जब आप आते हो ड्यूटी से तब बच्चे सोए रहते हैं। तो बच्चों से, परिवार से आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हो, पूंजी के चक्कर में पड़े हो। तो मार्क्स कह रहा है यही पूंजीवाद है जो व्यक्ति को समाज से अलग कर रहा है, यही टेक्नोलॉजी है, यही तकनीकी है जो व्यक्ति को समाज से तोड़ने का काम कर रहा है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब व्यक्ति एक सिंजोफ्रेनिया नामक बीमारी का शिकार हो जाता है,
या कह लें मनोविदलता का शिकार हो जाता है, तो व्यक्ति स्वयं अपने आप से भी अलग महसूस करने लग जाता है। अब आप देखोगे कि एक गेम फेमस हुआ है इंडिया में, हुआ था पबजी, जो भी इसकी स्पेलिंग है पबजी गेम, ठीक है। पबजी गेम में क्या होता था कि व्यक्ति इतना गेम खेलता था, 24 घंटे उसको खाने पीने, बस फोन उसका चार्जर में लगा रहे और फोन चार्ज होता रहे, नेट अनलिमिटेड रहे, वाईफाई से कनेक्टेड रहे, वो गेम खेलता रहेगा, उसे किसी से कोई लेन देन नहीं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस टेक्नोलॉजी के प्रभाव में, उस पूंजीवाद के प्रभाव में व्यक्ति आकर फंस जाता है। और यहां पर आपने सुना होगा कि पबजी खेल खेल कर लोग बहुत अपनी आत्महत्या कर रहे थे, है ना, सुसाइड कर लेते थे। तो यही तो क्या है, यही तो स्वयं से अलगाव होने का कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरीके से मार्क्स ने 4 तरीके से बताया कि व्यक्ति जो है समाज से अलग होता है, उत्पाद से अलग होता है, और अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है, और स्वयं से अलग हो जाता है अंत में। तो ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। मार्क्स हैज एक्सप्रेस द अलाइनेशन गोइंग टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम एट अ 4 लेवल: alienation from the product, isolation from the nature, isolation from the society and isolation from self, ठीक है। तो इस तरीके से 4 आपको याद रखना है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स जो है जर्मन आइडियोलॉजी में कहता है कि साम्यवाद आने पर व्यक्ति जो है सुबह में शिकार पर जा सकता है, दोपहर में मछली पकड़ सकता है, शाम को पशुपालन कर सकता है, और रात को खाने के बाद आलोचना भी कर सकता है। अर्थात मैं ऐसा कोई भी काम जिसमें मुझे खुशी मिले वो मैं कर सकता हूं। मनुष्य के अलगाव व शोषण से मुक्ति कर सकता हूं, जिससे कि यही अवस्था क्या है, साम्यवाद है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं है। पूंजीवाद में आप एक काम करते हैं, दूसरे काम आप नहीं कर पाते हैं, एक ही काम में आप उलझे रहते हैं, है ना। लेकिन मार्क्स कहता है कि साम्यवाद आने पर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि आप वर्कर हैं तो वर्कर ही रहेंगे, आप अगर मजदूर हैं तो आपके अंदर स्किल है तो आप मछली भी पकड़ सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना। तो साम्यवाद आने पर किसी भी प्रकार का कोई जो है एक वर्गीकरण नहीं होगा, वर्ग नहीं डिसाइड होगा कि ये वर्ग यही काम करेगा, ये वर्ग यही काम करेगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है जर्मन आइडियोलॉजी में, अंडर कम्युनिज्म आई कैन गो हंटिंग द मॉर्निंग, फिशिंग एट नून, herding in the evening and crabbing after the dinner. That is to say, whatever give me pleasure, I can liberate man from alienation and exploitation, and this is the communism. अब ये तो आपने देख लिया कि अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का क्या है, ठीक है, अलाइनेशन थियरी क्या है। अब आप देखेंगे मार्क्स ने स्वतंत्रता की बात की है ना। स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में मार्क्स ने क्या बोला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। कार्ल मार्क्स की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा जो है अलगाववाद से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, कार्ल मार्क्स यहां पर बताने का प्रयास करता है कि कार्ल मार्क्स कह रहा है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद आ चुका है। मार्क्स कहता है कि वास्तविक रूप में स्वतंत्रता किसको है, पूंजीपतियों को है, ठीक है। अधिकार किसको मिला हुआ है, पूंजीपतियों को मिला है। सर्वहारा या मजदूर वर्ग को कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो मार्क्स कहता है कि अलगाव के कॉन्सेप्ट आने से और स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट जो है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर इस अलगाव की कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए तो स्वतंत्रता की अवधारणा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मार्क्स कह रहा है कि जब तक ये अलगाव का सिद्धांत समाज में रहेगा तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, ठीक है। मार्क्स कहता है अलगाव का सिद्धांत, अलगाव क्यों आता है, क्योंकि पूंजीवाद समाज में आता है तभी अलगाव आता है। अगर इस पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए तो ये अलगाव भी समाप्त हो जाएगा। जब अलगाव समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति के स्वतंत्रता भी आ जाएगी, है ना। क्योंकि अलगाव ने क्या कर दिया है, व्यक्ति को उसकी प्रकृति से अलग कर दिया है, उसके स्वभाव से अलग कर दिया है, उसके समाज से अलग कर दिया है। जब आपको अपनी प्रकृति से अलग कर दिया जाए, जैसे आपका नेचर है पढ़ाई करना, तो अगर आपको पढ़ाई करने से मना कर दिया जाए कि आप नहीं पढ़ सकते अब, तो आप क्या खुश रहेंगे, क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं है, क्योंकि आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर बोल दिया जाए कि आपको आपके माता पिता से दूर आपको एक समुद्र में रखा जाएगा या एक जहाज पर छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, है ना। तो इसी तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद आने से व्यक्ति के अंदर अलगाव की भावना बढ़ गई है, ठीक है। जब आप अलगाव के अंतर्गत आएंगे, जब आपके अंदर अलाइनेशन का कॉन्सेप्ट विकसित होगा, तब आपकी स्वतंत्रता जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी।
जहां अलगाववाद होगा वहां स्वतंत्रता नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स कहता है कि अलगाववाद आने से क्या होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव था दिए को बनाना वो अब खत्म हो गया। व्यक्ति का स्वभाव था कि नाना नानी अपने दादा दादी से कहानियां सुनना, वो भी खत्म हो गया। व्यक्ति का स्वभाव था सामाजिक मेल मिलाप, वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि पूंजीवाद आ रहा है। तो ये पूंजीवाद ने अलगाव को बढ़ा दिया है, जबकि व्यक्ति को स्वतंत्रता कहां मिल रही थी, अपने इस प्रकृति से जुड़े रहने पर, अपने इस समाज से जुड़े रहने पर स्वतंत्रता मिल रही थी। तो जब अलगाववाद आ गया तो उसकी प्रकृति से उसका अलगाव हो गया, उसके समाज से उसका अलगाव हो गया। तो मार्क्स बताने का प्रयास कर रहा है कि जहां पर अलगाववाद होगा वहां पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती, या इनडायरेक्टली कहें कि जहां पर पूंजीवाद होगा वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल पूंजीपतियों के लिए होती है, ना कि मजदूरों के लिए होती है। जहां अलगाववाद जितना कम होगा, कम होता जाएगा, वहां स्वतंत्रता की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रीडम इज अ कनेक्टेड टू द सेपरेटिज्म या अलाइनेशन। अलाइनेशन, ठीक है। वेयर इज द सेपरेटिज्म या अलाइनेशन, देयर विल बी नो फ्रीडम, द लेस सेपरेशन देयर इज अ मोर फ्रीडम विल इंक्रीज। जितना कम सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा आपकी स्वतंत्रता या फ्रीडम इंक्रीज होती जाएगी, ये मार्क्स बताने का प्रयास करता है। मार्क्स के विचार में स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन को भरपूर जीना तथा अभाव या व्यवस्था का अंत है। ठीक है, लेकिन पूंजीवाद के आने पर क्या होता है, व्यवस्था आ जाती है व्यक्ति के अंदर, अभाव आ जाता है। व्यवस्था ऐसी आती है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है, व्यक्ति अपने उत्पाद से अलग हो जाता है, व्यक्ति अपने समाज से अलग हो जाता है, व्यक्ति स्वयं से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब आप हर चीज से अलग हो गए तो आप स्वतंत्र कहां रह गए। स्वतंत्रता तो आपको वास्तविक रूप में इन सब से जुड़े रहने में मिल रही थी। तो मार्क्स तो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जितनी ज्यादा अलगाव बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्वतंत्रता आपकी कम होती जाएगी, जितना अलगाव कम होगा उतनी स्वतंत्रता आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मार्क्स के मत में स्वतंत्रता जो है साम्यवादी समाज में ही आ सकती है, पूंजीवादी समाज में नहीं, क्योंकि साम्यवादी समाज में व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य करना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार उसे मिलता है। लेकिन पूंजीवादी समाज में क्या होता है, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार भी वेतन नहीं मिलता है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में साम्यवाद आना चाहिए, क्योंकि समाज में साम्यवाद आएगा तो व्यक्ति को अपने आप से, अपने उत्पादों से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से अलग नहीं होना पड़ेगा, और व्यक्ति की जितनी जरूरत रहेगी, व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमताएं होंगी, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो बीमार व्यक्ति केवल 1 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जरूरत है प्रतिदिन 1,000 रुपए की दवा के लिए, तो उसे 1,000 रुपए मिलेगा। लेकिन क्या इस पूंजीवादी समाज में ऐसा संभव है, तो इस पूंजीवादी समाज में ऐसा संभव नहीं। अगर आप 1 घंटे काम करेंगे किसी भी कंपनी में, तो आपको आपका मालिक 1,000 रुपए नहीं देगा उस 1 घंटे के बदले, आपको 1 घंटे के बदले वो 10 रुपए या 100 रुपए पकड़ा देगा। ठीक है, उससे आपसे कोई लेन देन नहीं है, आप बीमार हो, क्या हो, कैसे हो। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि जब साम्यवाद आएगा तो वहां पर व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से चीजें मिलेंगी। ठीक है, और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उससे काम लिया जाएगा। जैसे कि मान लो आप समाज में अकेले रह रहे हो, तो आपका कोई परिवार नहीं है, तो आप अगर मान लो अकेले हो, आपके अंदर क्षमता है 10 घंटे काम करने की। ठीक है, और लेकिन आपको जरूरत है केवल और केवल 1 घंटे की पैसे की, बाकी 9 घंटे के पैसे सरकार अपने पास रख लेगी, और इस 9 घंटे के पैसे से दूसरे व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तो ये साम्यवादी व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखते हैं। According to Marx, freedom means living life to the fullest and ending scarcity of a or compulsion. ठीक है, according to Karl Marx, freedom can come only in the communist society, because in the communist society a person has to work according to his ability and gets things according to need. ये साम्यवाद का मेन कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद रखना है, ये नेट के पेपर में आया हुआ है। व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है,
अब देखते हैं वस्तुओं की जड़ पूजा क्या है। वस्तुओं की जड़ पूजा के बारे में जो है फेटिसिज्म ऑफ अ कमोडिटीज के बारे में जो है दास कैपिटल इसकी फेमस बुक है। दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबल भी कहा जाता है, साम्यवादियों की बाइबल है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में व्यक्ति का महत्व नहीं होता बल्कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का महत्व होता है। ठीक है, मार्क्स कह रहा है जहां पे पूंजीवाद आएगा, जहां पे पूंजीवाद होता है तो पूंजीवाद में व्यक्ति का महत्व नहीं होता बल्कि व्यक्ति के द्वारा उत्पादित वस्तु का महत्व होता है। आज पूंजीवाद देख लो आप, जो मोबाइल बनाता है उसका महत्व नहीं है बल्कि उस मोबाइल का महत्व ज्यादा है, अर्थात महंगी वस्तु का उत्पादन करने वाले व्यक्ति का अधिक महत्व होता है। आप जितनी महंगी वस्तु उत्पादित करेंगे आपका महत्व उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताने का प्रयास करता है कार्ल मार्क्स कि पूंजीवाद में व्यक्ति का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर एक संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन देखें कि जैसी आप वस्तु बनाओगे उसी हिसाब से आपका महत्व बढ़ेगा। आप अगर कार बना रहे हो तो आपका महत्व कम हो सकता है, अगर आप जो है एटम बम बना रहे हैं तो आपका महत्व ज्यादा हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जीवन रक्षक दवाएं हैं बनाते हैं तो आपका महत्व ज्यादा हो सकता है, अगर आप मान लो कपड़े सिलते हैं तो आपका महत्व कम होगा, है ना। जैसे आप चीजों को उत्पादित करेंगे तो चीजों के उत्पादन के आधार पर आपका महत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो पूंजीवाद में जो है कार्ल मार्क्स बताता है कि पूंजीवाद आने से व्यक्ति का महत्व धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया है, खास करके मजदूरों का। आपको जो चीजें डाउट लगेंगी प्लीज कमेंट करके जरूर पूछेगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आया है ना। यहां पर एक बार फिर समझेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है बल्कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का महत्व होता है, अर्थात महंगी वस्तु का उत्पादन करने वाले व्यक्ति का महत्व अधिक होता है। अगर आप जूते सिलते हैं तो आपका महत्व कम होगा, अगर आप एक कार बनाते हैं तो आपका महत्व ज्यादा होगा, या फिर आप BMW बनाते हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजीज कुछ भी बनाते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल क्या है, एक बाइबल है कम्युनिस्ट का। बाइबल नहीं, बाइबल समझी जाती है। ठीक है, बाइबल नहीं है, बाइबल साम्यवादियों की बाइबल कही जाती है दास कैपिटल को, इतना इसका इंपॉर्टेंस है, इसके संदर्भ में आप समझिएगा इसे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन कैपिटलिज्म इट इज नॉट द पर्सन who is important but the product produced by him that is important. Example the person who produced an expensive product is more important. अब देखते हैं लास्ट हमारा है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का अवधारणा क्या है, थियरी ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्सिस क्या है। प्रैक्सिस एक ग्रीक शब्द है जिसका तात्पर्य है विचार व व्यवहार की एकता, अर्थात सिद्धांतों व विचारों का निर्माण सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि व्यवहार में ढालने के लिए इसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि थियरी एंड प्रैक्टिकल को क्या कर देना, थ्योरी एंड प्रैक्टिस को एक करना। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस को एक कर देना, यही क्या कहलाता है, प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये प्रैक्सिस आपको समझना क्या है, ये प्रैक्सिस जो है अरस्तु के विचारों में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपने अरस्तु को नहीं पढ़ा है तो एक बार अरस्तु को पढ़ लीजिएगा तो आपको वहां पर प्रैक्सिस का सिद्धांत मिल जाएगा देखने को। जैसा कि मार्क्स ने थीसिस ऑन फायरबाख में लिखा है कि दर्शन व दार्शनिक कार्य केवल वास्तविकता की व्याख्या करना नहीं है, दर्शन व दार्शनिक का कार्य केवल वास्तविकता की व्याख्या करना नहीं बल्कि उसे बदलना भी है, अर्थात सिद्धांत व व्यवहार की एकता, है ना। मार्क्स कहता है जो दार्शनिक है या जो दर्शन है केवल व्याख्या करना नहीं है समाज का बल्कि समाज को कैसे बदला जाए ये जरूरी है। व्यवहारवाद क्या है, इसका उल्टा है, यह ज्ञान के लिए ज्ञान व तटस्थता में विश्वास रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। तो अब इस तरीके से आपका जो है युवा मार्क्स के विचार कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, और आगे देखेंगे हम युवा मार्क्स के बाद मैच्योर मार्क्स को या प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को देखेंगे जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक मार्क्स। ठीक है, प्रौढ़ मार्क्स के विचारों को देखेंगे और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये मार्क्स के वैज्ञानिक विचार हैं। इनको हम देखेंगे अगली क्लास में। इसके साथ साथ हमें कुछ मार्क्स के संबंध में और चीजों को देखना है, जैसे कि
हमें राज्य के संदर्भ में मार्क्स के विचार देखने हैं, है ना। तो इन सब विचारों को एक एक करके हम आगे समझेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो चीजें आपको ना समझ में आई हो, थोड़ा सा टिपिकल लगा हो समझाने में, मुझे अगर कहीं पे ऐसा लगा हो कि मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ, कहीं डाउट डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा अगले वीडियो में कनेक्ट करके, या फिर कमेंट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।